अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पानामा केस का फैसला और इस केस पर रद्दअमल भी आ रहा है, सियासी बात भी हो रही है और कानूनी बात भी हो रही है। आज इसी केस के सियासी और कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए बड़े सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेट सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। एतजाज अहसन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर पहले चाहूंगा जरा हम लीगल पॉइंट्स पे बात कर ले, उसके बाद फिर पॉलिटिकल पॉइंट्स पर बात आपसे हो। आपने सर पिटिशनर्स को रिव्यू फाइल करने का मशवरा दिया है। क्यों आप जैसा सीनियर वकील ये समझता है कि इस फैसले पर रिव्यू फाइल करना बनता है? नहीं, नजरसानी सिर्फ और सिर्फ मेरी निगाह में जिस बात पे होनी चाहिए वो JIT है। JIT एक मातहत इदारा है, वो तो नवाज शरीफ की पॉकेट में होगा। ग्रेड 19-20 के अफसर किस तरह प्राइम मिनिस्टर किए और उसके खानदान पे का मुआखजा कर सकेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट खुद वो अक्सरियती राय रखने वाले जज साहिबान भी खुद कहते हैं कि नैब भी दफन हो चुका है, FIA भी किसी काम का नहीं है, FBR भी कोई काम नहीं कर रहा। अब उनसे, इन इदारों से लेकर नुमाइंदगान और आप JIT बना दें जो वजीर आजम को इन्वेस्टिगेट करे, जबकि असूल ये है कि, और ये असूल सिविल सर्विसेज में भी है, फौज में भी है, कि अगर कर्नल की इंक्वायरी होनी है तो ब्रिगेडियर से कम नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेड 19 वाले की इंक्वायरी होनी है तो ग्रेड 20 से कम वाला नहीं होना चाहिए। अफसर को हायर बॉडी होती है। ये बॉडी तो हेडेड बाय डिप्टी डायरेक्टर जनरल FIA, जो डायरेक्टली मातहत है चौधरी निसार अली खान के वजारत दाखिला के, जो मातहत है वजीर आजम नवाज शरीफ के। ये तो एक JIT जो बनेगी वो तो नवाज शरीफ की मतलब है जेब में होगी। सर तो क्या होना चाहिए था? अगर JIT ना बनती तो फिर क्या कमीशन वाली ऑप्शन होती तो ज्यादा बेहतर था? नहीं, अव्वल तो मैं ये समझता हूं कि दो जो अकलियत थी, ये मैं क्लियर कर दूं, फिर मैं बात इस पे करूंगा, वरना ये इबाम रह जाएगा। सही। अव्वल तो मैं समझता हूं कि जो फैसला अकलियत का है, 2 जजेस का है, खोसा साहब और गुलजार साहब का, वो साहिब फैसला है। अच्छा। वो दुरुस्त फैसला है। और इस ज्यूरिसडिक्शन में आर्टिकल 184(3) में जिन वाकयात और जिन सबूतों की जिस हद तक जरूरत थी, उन पर यह फैसला किया जा सकता था। और इस आर्टिकल 184(3) के तहत ये बिल्कुल कॉम्पिटेंट प्रोसीडिंग हो गई थी, बिलखसूस जब मियां नवाज शरीफ की जानिब से और शरीफ खानदान की जानिब से लंदन के अपार्टमेंट्स की मलकियत को तस्लीम कर लिया गया था। जब आपने एक इकबाल कर लिया, तो फिर सबूत की जरूरत नहीं, फिर एविडेंस की जरूरत नहीं, फिर ये कहना कि जी इसके लिए कोई JIT बने उसकी जरूरत नहीं, इसके लिए कोई जुडिशियल कमीशन बने उसके लिए जरूरत नहीं, इसके लिए कोई ट्रायल कोर्ट में जाए उसके लिए जरूरत नहीं। वो तो खुद आके आपके सामने तस्लीम कर रहे हैं। आप ये कह रहे ना ही JIT के बाद ना ही जुडिशियल कमीशन की जरूरत थी। नहीं, ये तो फैसला खुद कर सकते थे। और 2 जजेस ने, सीनियर जजेस ने आखिरकार ये फैसला मुनासिब समझा कि उन्होंने खुद फैसला किया। और इसमें मैं ये अर्ज कर दूं कि उसके बाद एक दफा तस्लीम कर लिया, इकबाल कर लिया कि ये हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, तो फिर बारे सबूत शरीफ खानदान पे था। और ये जो अक्सरियती जजमेंट्स भी हैं, वो इस बात पे मुत्तफिक हैं अकलियत के साथ कि नवाज शरीफ ने और शरीफ खानदान ने कोई खातिर खा सबूत मुहैया नहीं किया, पेश नहीं किया उस
जराए, उस आमदन का और उन जराए का जो जायज थे और जिनसे ये अपार्टमेंट्स खरीदे गए। आप बड़े तो ये तो बड़े नाला नजर आते हैं ये जीआईटी बनने पर। मैं एतजाज साहब, आप बड़े नाला नजर आते हैं। आपने कल भी तनकीद की पार्लियामेंट के बाहर जो बात की, जिस पर रात को हमने देखा वो रद्दअमल भी आया अस्करी इदारों की तरफ से। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि उनकी तरफ से जो रद्दअमल आया है आईएसपीआर की तरफ से? वो तो मजाक शुरू कर दिए वार ट्वीट से, और सारी शाम वो मेरे खिलाफ लगे रहे और लोगों से व्यूज लेते गए हैं कि जनाब फौज पे हमला, फौज की क्रिटिसिज्म। भाई कोई मुकद्दस इदारा नहीं है, कोई सेक्रेड होली काउ नहीं है। मुकद्दस हैं इदारे लेकिन कोई होली काउ नहीं है, कोई शख्स होली काउ नहीं है मेरी निगाह में। और अगर DGISI की रिश्तेदारी है विद मरियम तो उसकी तरदीद करें, अगर नहीं है तो। ये कहना, मैंने तो ये कहा कि ये जो JIT है इसमें स्टेट बैंक के गवर्नर का नुमाइंदा पेश होगा। हाँ। वो क्या करेगा? वो स्टेट बैंक के गवर्नर का नुमाइंदा किस तरह आज़ाद होगा जब स्टेट बैंक का गवर्नर खुद उनका करीब तरीन है और उसको अपॉइंट नवाज शरीफ ने किया है। SCCP का चेयरमैन उनका अपॉइंटेड है। वो जो नुमाइंदा है FIA, डिप्टी DG FIA है, वो मातहत है बराह रास्त वजीर दाखिला का। हाँ। जो नैब का नुमाइंदा है, सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये इदारे बिल्कुल नाकाम हो गए हैं और उनको JIT में डाल दिया उनके नुमाइंदों को। नैब के चेयरमैन ने तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आंखों में आंखें डाल के और सुप्रीम कोर्ट की मंशा के खिलाफ वो खड़ा हो गया फॉर नवाज शरीफ। हाँ। अब इसमें मैंने कहा है कि जो ISI का नुमाइंदा है उसकी नामजदगी जो करेंगे वो DGISI है। अब उसकी DGISI की हकीकतन रिश्तेदारी है, करीबी रिश्तेदारी है विद मरियम नवाज शरीफ। अच्छा, मेरा ख्याल है उनका जो रद्दअमल है वो ये कि शक ना किया जाए। आपका तो बड़ा, आपने बड़ा सख्त रद्दअमल किया। उनका शायद ये था कि अपने इदारों पर एतमाद किया जाए। ये इसलिए उनका रिस्पॉन्स। ये आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? कोई ये फौज वाले हमसे मुख्तलिफ है, हम जैसे हैं, सिर्फ हम उनकी इज्जत और एहतराम करते हैं जो पिछले खासकर 4 साल से ये जंग लड़ रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं। 4-5 साल से उस पर बिल्कुल बहुत इज्जत बढ़ी है फौज की। राइल शरीफ के तहत और कमर जावेद बाजवा के तहत ये फ्रंट लाइन पे जाके खड़े होने वाले जर्नैल हैं। सिर्फ राइल शरीफ से डिसअपॉइंटमेंट बहुत हुई है जो उसने अभी काम किया है, पर वो उस पर मैं अभी नहीं जाता। बट एज ए जनरल कमांडिंग दी आर्मी उसने बड़ी इज्जत बढ़ाई है फौज की। और ISI एक इदारा है जिसकी बिल्कुल इज्जत या कम अज कम उसके बारे में उसकी अहमियत को हमें पहचानना चाहिए, बिल्कुल पहचानना चाहिए। पर ये कहाँ क्या, एंड आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। अच्छा, कि DGISI मरियम नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार है, इसको डिनाई करे ISPR सारी शाम सारी रात मेरी किरदार कुशी करती रही है। और ये मेरी किरदार कुशी कोई नहीं, मैं तनकीद कर सकता हूं नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ की, क्योंकि वो भी एक इदारे के हेड है। मैं चीफ मिनिस्टर की तनकीद कर सकता हूं, वो भी एक इदारे का हेड है। तो ये बात तनकीद भी नहीं है, ये एक बात है। आपने मैटर ऑफ फैक्ट तो दिया, मगर एतजाज साहब बात ये थी कि शायद आपने जैसे आपने शक का इजहार किया है उनके ऊपर कि वो जो अपना किरदार अदा करेंगे इसके अंदर, वो किरदार दुरुस्त नहीं होगा। देखें, जस्टिस हैज टू बी डन, नॉट ओनली डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये डीजी साहब को खुद इस का एहसास होना चाहिए, बजाय ये कि उल्टा मेरे पे ये करें और डीजी जो है वो होली काव बन जाए। ठीक, अच्छा, ये इंसान है, दे आर इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये इदारे की कोई तनकीद नहीं है, इदारे से भी इख्तिलाफ हो सकता है और तनकीद हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन ये नहीं है। ये एक फैक्ट है जो मैंने स्टेट किया, या तो उसको डिनाई कर दें, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा अगर वो डिनाई कर सकते हैं। ठीक, ISPR ये डिनाई नहीं करता कि रिश्तेदारी है या नहीं है, इसको डिनाई करें। ठीक है, राइट। अच्छा, अब JIT पे सर जरा वापस आते हैं। JIT अगर रिपोर्ट देती है और वो ये कहती है कि ये हमारी रिपोर्ट है, तो आपको लगता है कि JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर वजीर आजम को सजा नहीं हो सकती? क्योंकि वो जो पैरा है 4 ऑर्डर का अगर देखें तो उसमें तो लिखा हुआ है कि स्पेशल बेंच जो है वो कंसिडर कर सकता है उनकी नाअहली का मामला, वजीर आजम को नाअहल करार दे सकता है। JIT की रिपोर्ट पे, JIT की रिपोर्ट तो ज्यादा से ज्यादा एक चालान की शक्ल होगी। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा एक इन्वेस्टिगेशन तफ्तीशी अमल होगा। तफ्तीशी अमल पे तो सजा नहीं हो सकती, लेकिन इसकी जगह जुडिशल कमीशन होनी चाहिए थी। अगर मैं फिर ये कहता हूं कि मैं ये इस बात को मानता हूं, मेरी निगाह में अदालत को खुद फैसला करना चाहिए था, और जो फैसले अक्सरियती लिखे गए हैं उसमें मासवाए एजाज अफजल खान साहब के, जिन्होंने एक कंसिस्टेंट व्यू दिया है, उन्होंने एक कंसिस्टेंट व्यू दिया है। लेकिन दूसरे जो 2 फैसले हैं उसमें जिस किस्म की बात, उसमें तो एब्सर्ड लुडिक्रस लिखा गया नवाज शरीफ के डिफेंस को, नवाज शरीफ के मौकफ को एब्सर्ड, फिक्टिशियस भी शायद, पर एब्सर्ड एंड लुडिक्रस बड़े सख्त डिक्लेयर किया है। तो उसके बाद मतलब है कि किस तरह ठीक, उनकी सफाई में या उनसे जो नतीजा होना चाहिए वो उसका कुछ और ये एब्सर्ड एंड लुडिक्रस जब कहती है अक्सरियत, तो अकलियत भी यही कह रही है। तो इत्तफाक राय इस बात पे, एक बात पे इत्तफाक राय है 5 जजेस में कि नवाज शरीफ अपनी सफाई में कोई मोतबर शहादत या सबूत पेश नहीं कर सका। ठीक, राइट सर, मुझे एक ब्रेक लेने दें एतजाज साहब, एक ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एतजाज हसन साहब से कुछ और कानून पर और सियासत पर हमारी बात होगी, पनामा केस के हवाले से। इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर एतजाज अहसन, सीनियर लॉयर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनसे बात हो रही है पनामा केस के कानूनी और सियासी पहलुओं पर। एतजाज अहसन साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने JIT के हवाले से तो बात की, एक और मामला, पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आया। आप क्योंकि सीनियर लॉयर हैं, इस लॉ को अच्छी तरह से समझते हैं, मैं इस वजह से आपकी राय इस पर चाहता हूं। आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है, ख्वाजा साद रफीक ये कहते हैं कि जो उन्होंने बयान दिया है ये तौहीन अदालत है। आपकी राय इस पर क्या है? पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त मौक़िफ़ है इस केस के हवाले से, मुज़म्मत की फैसले की, क्या ये वाकई तौहीन अदालत नहीं है? देखिए, ये वुज़रा, मतलब सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि वो पार्टी जिसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बेंच नंबर 1 जो 5 जजों पे मुश्तमिल था बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस पे हमला किया था, कोर्ट रूम नंबर 1 पे उस पे हमला किया था, फिजिकली हमला किया था। जजेस को अपनी कुर्सियों को पलटा के, उल्टा के, पीछे के रास्ते से भागना पड़ा। वो पार्टी तौहीन अदालत की बात कर रही है। और साद रफीक
जो जो बातें कर चुके हैं इस मामले में कि जी हम कच्चे हमें कोई चबा नहीं सकता, हम लोहे के चने हैं, या वो वर्क जो है वो पूरे हैं, तो अदालत सुप्रीम कोर्ट क्या उसको दरगुजर करेगी उन सब बातों को, और आसिफ अली जरदारी की बात पे एक्शन लेगी, या वो तौहीन अदालत हो जाएगी और जो साद रफीक या वो जो जीजी ब्रिगेड है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी में, जीजी ब्रिगेड, गालम गलोच ब्रिगेड की बातें उनको नजरअंदाज करेगी। जाने दे इस बात को। अच्छा। कमेंट होता है, अब जजमेंट आ गई है, इस पे कमेंट होगा। इस पे कमेंट ये भी होगा कि जो अकलियती फैसला है वो दुरुस्त है, और जो अक्सरियती फैसला है वो भी कम से कम 2 जजों की तो ओपिनियन ऐसी है कि नवाज शरीफ, उन्होंने साफ वाजे कहा है कि नवाज शरीफ अपना मौकफ अपनी मगर सर मैं एक चीज समझना चाहता हूं, क्या 5 जजेस ने इस बात पे इत्तेफाक नहीं किया कि ये मामला जो है वो जेआईटी को भिजवाया जाए? आप ऐसे कह रहे हैं जैसे जो माइनॉरिटी डिसीजन है वो मेजॉरिटी डिसीजन पर हावी है, वो उससे बढ़कर है। तो आप सर खुद लॉयर हैं, मतलब 3 जजेस ने अगर फैसला दिया है तो फिर ये मेजॉरिटी का तो डिसीजन तो है ना? नहीं, मेजॉरिटी का डिसीजन है, जो ऑपरेटिव ऑर्डर है, ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द ऑर्डर है, वो बिल्कुल है। मैं ये तो तस्लीम करता हूं, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं, पर मेरी ये राय तो हो सकती है ना कि 2 जजेस का फैसला दुरुस्त है और 3 जजेस का फैसला दुरुस्त नहीं है। ठीक, 2 जजेस का भी तो फैसला है, ये मेरी राय, और मैं इसको इस पे बहस कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ, फेयर कमेंट के तौर पे कर सकता हूँ, इसका एनालिसिस कर सकता हूँ, इस पे लिख सकता हूँ, इस पे बोल सकता हूँ, इस जजमेंट को सामने रख के इस पे इस्तदलाल और दलील को सामने ला सकता हूँ और ये बात कर सकता हूँ। जबकि हुकूमती जो लोग हैं वो तो जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस वक्त जजेस को धमकियां दे रहे थे। सही। अच्छा, मुझे इस केस में आपने, क्योंकि जजमेंट आपने भी देखी होगी एतजाज साहब, मरियम नवाज का क्लियर करार दिया जाना, इसको बड़ी एक विक्ट्री के तौर पर क्लेम कर रही है जो मुस्लिम लीग नून है। वो ज़ाहिर बात है मुस्तकबिल है उनका, सियासी मुस्तकबिल। क्या मरियम नवाज को वाकई इस केस के अंदर मुकम्मल क्लीन चिट दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? मरियम नवाज के मुतालिक तो मेरा ख्याल है नवाज लीग जो जो फैसला अक्सरियत का है बजा तौर पे मुतमईन इत्मीनान का सांस ले सकती है कि मरियम नवाज को आउट ऑफ द लाइन ऑफ फायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बारे में जेआईटी अगर उसको फिर बीच में लाना चाहे तो वो बड़ी दुश्वारी होगी उसको। इसीलिए मैं कहता हूं कि जेआईटी से अगर कुछ बनना ही था तो जुडिशियल कमीशन होनी चाहिए थी। अव्वल तो फिर मैं ये कह के कि अदालत को खुद फैसला करना चाहिए था, पर अगर उन्होंने आगे किसी को तफवीज करना ही था, मामूर करना ही था, तो जुडिशियल कमीशन को करते। जुडिशियल कमीशन और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में फर्क यह है कि जेआईटी तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन है, जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी है। इंक्वायरी में मियां नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, हसन नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ को अदालत में पेश होना पड़ता। जुडिशियल कमीशन में वहां उनकी जिरा होती, वहां उनको अपना एक मौकफ लेना पड़ता कि कौन सा मौकफ है उनका। अभी तक तो कोई मौकफ आया ही नहीं उस फ्लैट्स के बारे में उनका, कि वहां वो कौन से जराए थे जिसके जरिए वो फ्लैट्स खरीदे गए।
कभी कहते हैं खरीदे, कभी कहते हैं कतरी ने दिए, कभी कहते हैं स्टील मिल, गल्फ स्टील मिल से जद्दा की स्टील मिल खरीदी गई, कभी कहते हैं कि बीच में कतरी खानदान के साथ 25 साल कारोबार किया दादा साहब ने, और उस कारोबार का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई कंपनी रजिस्टर नहीं हुई, कोई पार्टनरशिप तश्कील नहीं दिया गया, और अरबहा रुपया उससे कमा लिया गया। सही। तो ये बुनियादी तौर पे अगर ये इसको आगे ले जाना ही था सुप्रीम कोर्ट ने, तो जुडिशियल कमीशन का रास्ता बेहतर था बनिस्बत। वो आप कह रहे हैं कि बेहतर हो सकता था, ठीक है। अच्छा सर, अब जरा को थोड़े सियासी मामलात पे एतजाज हसन साहब बात हो जाए। पीपल्स पार्टी सर जब पनामा इशू था खामोश रही, जमात इस्लामी, अवामी मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ जो थे वो पिटिशनर बने, आप उस वक्त पिटिशनर नहीं बने। अब अदालती फैसला आने के बाद हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव हो गई है। इस फैसले पर कमेंट से लेकर, इस फैसले पर रद्द-ए-अमल देने से लेकर बाकी पार्टियों को इकट्ठा करने तक पीपल्स पार्टी नजर आ रही। इसकी क्या वजह है? एक्टिव किरदार पीपल्स पार्टी का उस वक्त क्यों नहीं था जब पीपल्स पार्टी कोर्ट में आप जा सकते थे, बाकी और पीपल्स पार्टी के लॉयर जो है वो जा सकते थे, तब क्यों नहीं गए और अब क्यों इस फैसले पर बात हो रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मेरा खुद ये राय रही है कि तारीख की शहादत जो मिलती है और रवायत जो है तारीख में वाकयाती तौर पे सुप्रीम कोर्ट की, वो शरीफ बरादरान पे नरम हाथ रखने की। और हमने इस तनाज़र में कि मिसाल के तौर पे 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इसहाक खान ने डिसमिस किया नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को और उसकी असेंबली को, तो उसको रिस्टोर कर दिया 6 हफ्ते के अंदर अंदर, और 6 हफ्ते के अंदर अंदर 184(3) के तहत रिस्टोर किया और ये कहा कि डिसोल्यूशन महज इल्जामात, करप्शन के इल्जामात पे नहीं हो सकती। 3 साल बाद जब बीबी शहीद की हुकूमत भी एक और सदर ने डिसमिस की, तो उसको बरकरार, डिसमिसल को बरकरार रखा गया। अच्छा। और कहा गया कि करप्शन के इल्जामात पर हुकूमत और असेंबली डिसॉल्व हो सकती है। असगर खान केस में ये फाइंडिंग आ चुकी है कि नवाज शरीफ ने पैसे लिए असेंबली को रिग करने के, असेंबली के इलेक्शंस को रिग करने के। उस पे आज तक कभी इंप्लीमेंटेशन बेंच नहीं बना। एनआरओ पे इंप्लीमेंटेशन बेंच बन जाता है। अच्छा, तो आपको लगता है, आपको शुरू से अंदाजा था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ये जो पूरी एफर्ट होगी सुप्रीम कोर्ट में जाने की? हमारी ये राय थी और वो मेरा ख्याल है किसी हद तक वो साबित हुई है। ठीक है एतजाज हसन साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद कुछ और मामलात पर बात होगी। वकला भी जो है वो कह रहे हैं कि तहरीक चलाएंगे अगर मियां साहब ने इस्तीफा ना दिया। इस पर भी एतजाज हसन साहब की राय जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बैरिस्टर एतजाज हसन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। एतजाज हसन साहब, करप्शन के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक की बातें हो रही हैं और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन है। अगर वो करप्शन के खिलाफ किसी तहरीक की क़यादत करते हैं तो क्या लोग बाहर निकलेंगे? चौधरी निसार ने तो कहा कि ये क़यामत की निशानी होगी। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या पीपल्स पार्टी इतना मोमेंटम इकट्ठा कर सकती है आसिफ अली जरदारी की क़यादत में कि करप्शन के खिलाफ या मियां साहब के खिलाफ कोई तहरीक चला सके? पाकिस्तान में तहरीकें जब चली हैं तो इत्तेहादों की बुनियाद पे चली हैं और किसी एक जमात की सरबराही में या एक्सक्लूसिवली
तहरीक नहीं चली। और MRD की तहरीक थी जिसमें 11 जमातें थीं, बड़ी तवाना तहरीक थी। वो तहरीक मार्शल लॉ और ज़ियाउल हक के खिलाफ थी। वो 4 साल चलती रही। लॉयर्स मूवमेंट थी जो 2 साल तसलसल के साथ चली, मार्च 2007 से मार्च 2009 तक। और ये जज साहबान उस तहरीक के मरहून बहाल हुए। और वो तहरीक भी एक अलायंस ऑफ ऑल फोर्सेस एंड ऑल पार्टीज थी। सो इसमें भी, इस वक्त भी तहरीक चलाने के लिए जरूरी होगा कि ऑपोजिशन की तमाम सियासी जमातें आपस में कोऑपरेट करें। मगर सर क्या होगा, मैं इमरान खान साहब जो है वो तो जो मुश्तरका का लाया अमल निकाल, राइट, वो सर इमरान खान साहब का जो अभी तक रवैया है या अभी तक जो उन्होंने इशारे दिए हैं, ही इज नॉट रेडी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे। और वो तलागंग के इलेक्शन में उन्होंने जो कुछ किया, उन्होंने तो जलसे में जो है वो इस तरह की बातें कर दी। फिर वो कहते थे कि नवाज शरीफ और जरदारी का मुकमका भी है। इकट्ठा हो सकते हैं ये दोनों? इकट्ठे हो सकते हैं। आपको जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी जो जुमला था, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल, इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर तो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इफेक्टिव कोई मूव करनी है तो फिर तो अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा, तो इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकते या पीपल्स पार्टी अकेली कुछ नहीं कर सकती पड़ेगी? आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान अकेले कुछ नहीं कर सकते और पीपल्स पार्टी अकेली कुछ नहीं कर सकती? नहीं, और भी जमातें हैं, और भी जमातें मिलानी पड़ेंगी, सिर्फ ये 2 जमातें नहीं हैं। और आपस में बाहमी तौर पे फायर बंदी करनी पड़ेगी। चेयरमैन माओ ने कहा था कि पहले प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन को एड्रेस करो। जब तक हम प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन को मुतहदों के एड्रेस नहीं करते, मियां नवाज शरीफ को मैं ये कहूँगा कि वो उनको कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं होगा। हर चंद के पाकिस्तान की सियासत में कल क्या हो जाता है इसका कोई भी मतलब पेशगोई करना बड़ी मुश्किल बात है। मेरे पास टाइम कम है, मगर मैं ये सुप्रीम कोर्ट बार ने भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा किया। लाहौर हाई कोर्ट बार एक कदम और आगे चली गई। उन्होंने कहा अगर इस्तीफा ना आया तो फिर हम तहरीक चलाएंगे। ये क्या कोई वकला तहरीक टाइप की तहरीक चलने का इम्कान है? और आप क्या इस पर समझते हैं अगर कोई ऐसी तहरीक चलती है, क्योंकि वकला तहरीक में आपका बड़ा की रोल था, तो क्या आप फिर से कोई इसी तरह का किरदार अदा करेंगे? वकला तहरीक जो थी उसमें आपको मालूम नहीं कितना मुश्किल था 10-15 जमातों के वकला को और मैसेज को इकट्ठा रखना। एक बड़ा मतलब है, इसमें कई दफा बहुत दुश्वारी पैदा हो जाती थी जब मुख्तलिफ जमातों के वकला अपनी अपनी पोजीशन लेके अपनी पार्टी से, और हमारी जो वकला की पार्लियामेंट थी जिसमें सारे पाकिस्तान के बार एसोसिएशंस के सदर और वाइस प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज होते थे, उसमें आते थे अपनी अपनी पोजीशन लेके। फिर उन सब को मरबूत करके एक प्लेटफॉर्म पे, एक पॉलिसी पे लाना बड़ा दुश्वार था। लेकिन जब चैलेंज सामने आता है, जब मकसद सामने आता है, तो फिर ये मुमकिन हो जाता है। और वकला इस वक्त महसूस करते हैं कि वकला की कुर्बानियों से ये जुडिशरी बहाल हुई, ये जज बहाल हुए और ये जुडिशरी पुरएतमाद आज़ाद जुडिशरी कि आज एक जज अपने आप को महफूज और सिक्योर महसूस करता है कोई भी फैसला करते हुए। ये वकला की कुर्बानी, और वकला सर हथेलियों पर रख के निकले थे, मारे खाई थी, जेलों में फर्शों पे सोए थे दिन रात। तो ये एहसास जजेस को भी होना चाहिए
कि उन्होंने दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफ नॉट जस्ट द लॉयर्स, सिर्फ वकला नहीं बल्कि पाकिस्तान के वो करोड़ा आवाम जो सड़कों पे निकल आते थे जब हम सफर कर रहे होते थे, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से एबटाबाद, मुश्किल वक्त था सर, हमने खुद कवर की, इस्लामाबाद से पेशावर, बड़ा मुश्किल वक्त था। मगर सर अब क्या वो हालात हैं? तब तो वकला का अपना मामला था, जजेस का मामला था। अब अगर वकला तहरीक चलाते हैं तो क्या ये कोई हुकूमत के लिए कोई परेशानी की बात हो सकती है कि वकला कह रहे हैं कि इस्तीफा दें, नहीं तो हम तहरीक चला देंगे? वकला एक बहुत बड़ा फोर्स है इस मुल्क में, और वकला की तहरीक के बाद यकीनन एक फोर्स बन गए हैं। उनमें एक प्रॉब्लम हमें आ रही है कि कुछ अनासिर मुतशद्दद है, और मैं ये समझता हूं कि वो एक माइनॉरिटी है। इस बड़े कॉज को एम्ब्रेस करने के लिए वकला बरादरी सारी बाहर आ सकती है, यकजा हो सकती है, ये मुमकिन है। लेकिन जिस तरह लॉयर्स मूवमेंट के बारे में मैं समझता हूं कि एक अंसर मुतशद्दद वकला का पैदा हुआ, उस तरह एक अंसर मुतकब्बर जज साहिबान का भी पैदा हुआ। अब ये लेकिन ब्रॉड बॉडी ऑफ लॉयर्स एंड जजेस वो इस मुल्क में जमहूरियत और आईनी हुकूमत देखना चाहते हैं। वो ये जो जजमेंट्स, अक्सरियती जजमेंट्स भी हैं, उनमें भी जिस किस्म के जो मैंने अभी आपको सुनाया कि नवाज शरीफ के बारे में उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में लुडिकरस एंड एब्सर्ड के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि लग़्व उनका मौक़िफ़ रहा है, वो इस किस्म के मामलात से वकला बरादरी की कॉन्शियंस और ज़मीर जो है वो मुतासर होता है। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब, बैरिस्टर एतजाज अहसन हमारे साथ मौजूद है, सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट कानूनदान, और जो कानूनी और सियासी नुकात है उन पर हमने बात की, हमारे सवालात है, उनके जवाबात है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान नजर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।